नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आज हम आपके लिए मैराथन सेशन देने जा रहे हैं प्रत्यावर्तक का, जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर का सभी सवाल, टॉप मोस्ट सवाल आप तक आज हम पहुंचाने जा रहे हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन भी देने जा रहे हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि निमी पैटर्न्स पे आधारित होगा। दोस्तों, अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, अपने सेशन को आगे बढ़ाएं हम, इससे पहले मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहता हूं। और मेरे मन की बात ये है कि देखिए, जो मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं, जो मैराथन सेशन लेकर के आता हूं ना, इसमें जो टॉप मोस्ट ऑलमोस्ट जो सवाल होते हैं और उनका जो कंटेंट होता है, और YouTube पर ऐसे टीचर जो कि YouTube पर छाए हुए हैं, जिनका YouTube पे नाम है, उनका कंटेंट और उनका सवाल हमें और उनमें ज़्यादातर फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक छात्र जो है ना, हमारी ओर कम रुझान देता है, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान देता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि एक जो छात्र है, उनकी एक मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि उनको ऐसा लगता है कि जिसका नाम है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार हमारे सवालों को देखिए, आप एक बार इस मैराथन सेशन के सवालों का कंटेंट को देखिए, है ना, वाकई में आपको पसंद आएगा। और पसंद आए तो फिर आप पूरे मैराथन सेशन को देख डालिए और फिर अपनी तैयारी को यहीं से मजबूत कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ करके। बस यही कहना था आपसे, है ना। बाकी जो हमारी मैराथन सेशन होने जा रही है दोस्तों, वो अल्टरनेटर पर है, और अल्टरनेटर के सभी सवालों को देखने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। नोटबुक निकालिएगा। कल का जो हमारा मैराथन सेशन था, वो 14वें नंबर का मैराथन सेशन था, जिसमें हमने सिंक्रोनस मोटर को कंप्लीट किया है। सिंक्रोनस मोटर के सभी ऑलमोस्ट सवालों को हमने देखा हुआ है। साथ ही साथ हम जो भी क्लास आपको देते हैं, उसका PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और अपने सेशन को हम आगे बढ़ाएं, उससे दोस्तों आपसे एक मेरी दरख्वास्त है, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस सेशन को एक बार अपने दूसरे दोस्तों तक साझा जरूर करें, और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। पहला जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि कोई सा भी अगर मोटर का शुरुआत होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मोटर हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो जो हमारी मोटर है, ये किस सिद्धांत पर काम कर रही है, बेसिकली यही सवाल है आपसे। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो अल्टरनेटर का काम करने का सिद्धांत क्या होता है? क्या न्यूटन के नियम पे काम करता है? हम तो न्यूटन के नियम को पढ़ते हैं, लेकिन हमें वहाँ से पता चलता है फोर्स के बारे में। तो ये तो हो नहीं सकता, फोर्स और मोटर अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर, है ना। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तो हमें समझ में आता है, लेकिन इंडक्शन हमें समझ में नहीं आता। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि दो कॉइल आपके पास है, जैसे कि ये दो कॉइल हो गया, है ना। ये पहली वाइंडिंग है, पहली कॉइल, और इधर है दूसरी कॉइल। ये दो कॉइल हैं। इन दोनों कॉइलों में से किसी भी एक कॉइल में मैं अगर फेज और न्यूट्रल सप्लाई देता हूं, है ना, यहाँ पर 240 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करता हूं, तो ये जो करंट है इसमें ऑटोमेटिक पास हो जाती है ना। यहाँ तक करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं इंडक्शन। यानी कि बिना स्पर्श किए एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में करंट का फ्लो हो जाना, यानी कि आवेश का ट्रांजैक्शन हो जाना, आवेशों का संचरित हो जाना, है ना, संचरित हो जाना, ये क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं इंडक्शन, जिसको हम प्रेरण भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। इसी प्रकार से मोटर भी काम करती है। मोटर के जैसे स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है ना मेरे भाई, रोटर वाइंडिंग बिल्कुल अलग होती है, लेकिन फिर भी रोटर वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होता है, करंट फ्लो होती है और टॉर्क डेवलप होती है, और मोटर हमारी घूमने लगती है। तो विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर ये काम करती है। क्लियर। जो सवाल हमारा है दूसरे नंबर का है कि एक अल्टरनेटर में उत्पन्न हुई आवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अल्टरनेटर में जो पावर उत्पन्न होती है, उस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का परिभाषा आपसे पूछा है, सूत्र पूछा गया है आपसे, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए,
सिंक्रोनस स्पीड के नाम से एक दो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए बड़ा एक पुराना हमारा फॉर्मूला है कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। ये बहुत एक चर्चित फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हर कोई जानता है। यहां से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कही जाती है सिंक्रोनस स्पीड। ये सिंक्रोनस स्पीड है, ये है आपकी ध्रुव, यानी कि मोटर कितने ध्रुवों की है ना, ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं आप। और ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कैसे फॉर्मूला फिट करना होगा, F बराबर पोल इंटू गति बटा 120, है ना। ये आपका सूत्र बन गया, है ना। ये आपका क्या बन गया सूत्र। तो ऑप्शन मैच करा, ये F बराबर PN, है ना, F बराबर PN। ऑप्शन नंबर जो C है ये देखिए, F बराबर PN बटा 120। 120 क्या है, तो 120 है कि जो वाइंडिंग होती है मोटर में, है ना, मोटर में जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग जो मोटर में है ना, आर फेस की वाइंडिंग, जैसे कि ये आर हो गया, वाई फेस की वाइंडिंग हो गई, बी फेस की वाइंडिंग हो गई। ये आर वाई के साथ 120 डिग्री का अंतर में है, वाई बी के साथ 120 डिग्री में, और बी आर के साथ 120 डिग्री के अंतर पे है ना। यही इलेक्ट्रिकल डिफरेंस यहाँ पर 120 के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये जो पैरामीटर है ये कभी भी चेंज नहीं होता है वाइंडिंग मोटर में, है ना, ये होती है। ठीक है, चलिए तो सेशन को कंप्लीटली देखिएगा और लाइक आपको जरूर करते रहना है दोस्तों, है ना। वाकई में आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्लास, और बहुत अच्छा तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, एक ही बार में समझ में आ गए। और जितने ऐसे हमारे पुराने छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बार जरा हर रोज की तरह आज भी दिल का इमोजी शेयर करेंगे मेरे लिए, है ना। और मेरा प्यार आपके साथ सदैव है। ठीक है मेरे भाई, सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तक द्वारा कौन सी शक्ति उत्पन्न की जाती है, कौन सी पावर उत्पन्न की जाती है, एसी पावर, डीसी पावर या एसी डीसी दोनों। जो सवाल नंबर पहला हमारा था उसमें हमने क्या बात किया था, प्रेरण के बारे में। किसके बारे में, हमने प्रेरण के बारे में बात किया था, इंडक्शन। जो भी मशीन इंडक्शन के नियम को मानता है और उस आधार पे काम करता है, वो सदैव प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करती है ना, प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, है ना, एसी करंट उत्पन्न करती है। तो हमारी प्रत्यावर्तक जो है, अल्टरनेटर जो है, ये भी इसी नियम पर काम करती है, इसलिए ये केवल एसी सप्लाई ही उत्पन्न करेगी, एसी पावर ही उत्पन्न करेगी। क्लियर है। तो ये कैसी पावर उत्पन्न कर रही है, एसी पावर उत्पन्न कर रही है। और आज के टाइम पे ना जो ज़्यादातर अल्टरनेटर हैं, पहले क्या हुआ करता था कि पहले 11,000 वोल्ट पे, है ना, 11,000 वोल्ट पे ये पावर जनरेट होती थी, लेकिन आज के टाइम पे 33,000, है ना, 33 किलो वोल्ट पे पावर जनरेट हो रही है। ठीक है ना। और ये स्टीम पावर प्लांट में हो रही है, स्टीम पावर प्लांट में हो रही है ना। हाइड्रो पावर प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो स्टीम पावर प्लांट के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि एसी जनरेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर इनमें से कौन सा है, बताइएगा। रोटर कौन सा है, रोटर आपके पास ऑप्शन में 2 ही है। अब ये कौन सा रोटर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे। तो एसी जनरेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर है, ये है हमारा सेलिएंट ध्रुव रोटर। ये कौन सी है, सेलिएंट ध्रुव रोटर और बेलनाकार पोल रोटर, ये दोनों रोटर होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की थोड़ा सा आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा करके सवाल किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है ना। तो आपको इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं HPCIL। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए
वैकेंसी भी आती है ना, यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी भी आती है ITI वालों के लिए टेक्नीशियन के नाम से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, HPCIL में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में हम सेलिएंट पोल रोटर का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान ऐसे की जाती है, अगर आपसे बोले कोई पहचान करने के लिए, है ना, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो पहचान ऐसे करेंगे कि इसका जो व्यास है वो व्यास होती है अधिक। व्यास क्या होती है? अधिक। व्यास का मतलब ये है ना, व्यास अधिक होती है। और इसकी अच्छी लंबाई एक्सियल लेंथ जो होती है वो कम होती है ना, लंबाई कम होती है। अब इसकी व्यास अधिक होती है तो आप देख रहे होंगे व्यास अधिक है। व्यास अधिक है तो इसमें क्या होंगे? स्लॉट की संख्या अधिक होगी। स्लॉट की संख्या कितनी होगी? अधिक होगी, है ना। और जब स्लॉट की पूछे कितना हो सकता है तो इसमें से दोस्तों 6 से 40 तक हो सकती है, 6 से 40 तक। और 6 से 40 तक अगर आप इसका RPM निकालेंगे तो लगभग 320 या 350 RPM पर इसकी स्पीड आती है। यानी कि जो एक सीलिंग फैन चलती है ना, उसी स्पीड से ये रोटर घूमती है ना। बहुत ज़्यादा हैवी इसका आकार होता है। अब एक और सवाल यहाँ पर यह बनता है आपका कि बताइए कि इसमें इसका यूज तो हो गया, आपने देख लिया, इसको फिट कैसे किया जाता है। तो फिट करने के लिए इसको देखिए, इसको टरबाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। टरबाइन ऊपर होती है और टरबाइन के नीचे, है ना, इस वर्टिकल आकार में इसको लटकाया जाता है। वर्टिकल आकार में ऐसे रहती है और ये घूमती है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। इस प्रकार से इसको हम यूज में लेते हैं, है ना। तो देख करके आप ही पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का रोटर है, किस प्रकार का रोटर ये नहीं है ना। ज़्यादातर यूज आप ध्यान रखिएगा, यूज कहाँ पर किया जाता है, वहीं से सवाल ज़्यादा आपके लिए बनते हैं। क्लियर है। अगला रोटर आपके साथ है, अगला रोटर आपके सामने है। सवाल है आपका कि उच्च गति से प्रचालित अल्टरनेटर अथवा टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस तरह का रोटर इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो अल्टरनेटर के लिए, ये जो टर्बो अल्टरनेटर है ये स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर करते हैं? स्टीम पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि स्टीम पावर प्लांट के लिए जो अल्टरनेटर यूज करते हैं उसमें रोटर कौन सा लगा होता है, तो वो होता है आपका चिकनी सतह युक्त रोटर। चिकनी सतह युक्त रोटर कहने का मतलब ये है कि इसको हम सिलेंड्रिकल पोल रोटर भी कहते हैं, है ना। यहाँ से आप लिखेगा सिलेंड्रिकल पोल रोटर, है ना। ये है हमारी सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो होते हैं, इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास होता है कम और अच्छी लंबाई होती है अधिक। अच्छी लंबाई कैसी होगी? अच्छी लंबाई होगी अधिक। अब इसमें बात यह है ना कि जो स्लॉट की संख्या होती है ना, इसमें जो स्लॉट होते हैं वो कितना होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। स्लॉट 2 से 4 तक ही होते हैं, इसलिए इसकी जो गति होती है वो उच्च होती है। गति क्या होती है? उच्च होती है। इसमें जो स्लॉट होते हैं, इस स्लॉट में वितरण वाइंडिंग, है ना, वितरित वाइंडिंग यूज किया जाता है। वितरित वाइंडिंग इस स्लॉट में डाली जाती है। वितरित वाइंडिंग क्यों डाला जाता है? वितरित वाइंडिंग डालने का हमारा एक ही पर्पज होता है कि इससे जो हमें आउटपुट पावर मिलती है, ये जो आउटपुट पावर मिलती है वो कैसी मिलती है? शुद्ध साइन वेव वाली, है ना। शुद्ध साइन वेव वाली हमें आउटपुट में पावर मिलती है, इसीलिए हम यहाँ पर वितरित वाइंडिंग करते हैं। लेकिन एक सवाल और आता है आपके लिए कि ये जो रोटर है, रोटर के पूरा भाग 100% भाग में से कितने % भाग में स्लॉट बने होते हैं? तो आप लिखेगा 2/3 भाग, है ना। 2/3 भाग में क्या होते हैं? स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट बने
होते हैं। फिर आप कहेंगे कि बाकी का भाग खाली रहता है, तो बिल्कुल बाकी का भाग खाली रहता है। इसमें 1/3 भाग जो होते हैं ये बिल्कुल बिना स्लॉट वाला होता है, जहाँ पर कोई वाइंडिंग नहीं रहती। 1/3 भाग जो होता है वो पोल का काम करता है। किसका? वो पोल का कार्य करता है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक नई चीज़ हो गई, ये आपके लिए क्या हो गया? एक नई चीज़ हो गया। तो ये सारा जो मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ ना, इसका PDF भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। बहुत सारे छात्र वहाँ पे जुड़े हुए हैं और PDF जो है वो प्राप्त करते हैं, है ना। PDF देखिए एक ऐसा आपके प्रिपरेशन का एक ऐसा पैरामीटर है जो रिवीजन के टाइम पे काम आता है, और जब कहीं पे डाउट आता है ना, तो आप उस डाउट को भी PDF के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्लास आप देखेंगे और फिर PDF आप देख लेंगे, तो फिर आपका सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ठीक है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्तक को किस रूप में रेटिंग किया जाता है? रेटिंग किया जाता है, रेटिंग का मतलब क्या हो गया? रेटिंग का मतलब हो गया कि इसको व्यक्त किस में किया जाता है? व्यक्त किस में किया जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर में, या किलो वॉट एम्पियर में, या फिर किलो हार्स पावर में, या फिर ब्रेक हार्स पावर में, है ना। देखिए चाहे अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, ये क्या करते हैं दोनों? जैसे कि अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर आउटपुट में क्या करेगा? अल्टरनेटर आउटपुट में क्या करेगा? ये शक्ति प्रदान करेगा, है ना। ये क्या करेगा? शक्ति प्रदान करेगा। ये जो शक्ति प्रदान कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं लोड के लिए जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं लोड के लिए जाएगी, और यहाँ पर जो उपभोक्ता है ये इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। अब ये उपभोक्ता किस प्रकार का लोड इस पे डालेंगे? इस पावर पे किस प्रकार का लोड डालेंगे हमें नहीं पता है, न तो अल्टरनेटर को पता है। तो ऐसे लोड को हम क्या कहते हैं? अननोन लोड। इसको हम क्या कहते हैं? अननोन लोड। तो रीजन क्या हो गया? अननोन लोड के कारण अल्टरनेटर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। किस में होती है? किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, अननोन लोड के कारण। तो आंसर आपका क्या होगा? किलो वोल्ट एम्पियर। अगर इससे बड़ी अल्टरनेटर है तो वो मेगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगी, है ना। अगर छोटी है तो किलो वोल्ट एम्पियर, उससे भी छोटी है तो फिर वोल्ट एम्पियर होगी, है ना। ये बात है। देखिए सवाल है 7वां नंबर का कि एक 3 कला प्रत्यावर्तक के तीनों वाइंडिंग कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर ये व्यवस्थित होते हैं? जैसा कि आप यहाँ से देखिए, ये जो R वाली है ना, ये R फेस की है, और यहाँ से मैं Y बना रहा हूँ तो ये Y फेस की हो गई, और फिर ये B फेस की हो गई, है ना। ये यहाँ से आपकी न्यूट्रल, तो ये R हो गई, ये Y हो गई, और ये B हो गई। ये तीनों आपस में 120 और 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो R होता है ये 0 डिग्री पर होता है, Y जो होती है ये -120 डिग्री पे होती है, और जो B होती है ये +120 डिग्री पे होती है ना। ये +120 डिग्री पे होती है। तो इस प्रकार से इनका एंगल होता है। तो ये कितना हो गया? कितने डिग्री पे होते हैं? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर आप कहेंगे कि Y के जगह अगर मैं B रख दूं तो क्या फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा, है ना। फेज एंगल चेंज हो जाता है, और फेज एंगल चेंज होने से जो इस वाइंडिंग में जो करंट चल रही है, उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, जिससे अगर दिशा परिवर्तित हो गई तो इस सप्लाई को अगर मोटर में देंगे तो फिर मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि मोटर उसी दिशा में रोटेट करती है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता है। क्लियर है ना। चलिए, ओके रिपोर्ट है। सवाल है, एक दोष मुख्य संरक्षण के लिए सर्व उपयोगी होते हैं। किसके लिए सर्व उपयोगी होते हैं जरा बताइएगा।
किसके लिए सर्व उपयोगी होते हैं? प्रत्यावर्तक के लिए, परिणामित्र के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, या फिर ए क्या कर रहा है अल्टरनेटर और बी क्या कर रहा है परिणामित्र, इसके लिए, है ना। ये किसके लिए होते हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं और कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या है। अब आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में देखिए क्या है कि आंसर डालने से, आंसर का क्वेश्चन का ऑप्शन डालने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। ये मत सोचिएगा कि मतलब कि सवालों का जवाब देने से क्या ही है, क्या होगा, हमें तो आ ही रहा है सवाल का जवाब। लेकिन आपको सवाल का आंसर आ रहा है तो कमेंट में आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? प्रत्यावर्तक और परिणामित्र दोनों का होगा। एक बात समझना, अगर मैं आपसे कह दूं कि दो मुख्य संरक्षण जो एक युक्ति है ना, ये करंट से सुरक्षा प्रदान करती है या फिर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो ये किससे करेगी? ये धारा सुरक्षा, धारा से क्या करती है? धारा से सुरक्षा करती है। यानी कि अल्टरनेटर का, किसका? जो प्रत्यावर्तक है, इस प्रत्यावर्तक का जो स्टेटर है ना, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग को अतिधारा से सुरक्षा प्रदान करती है ना। अतिधारा से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब ये भी ध्यान आप रखना है आपको कि अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग में जो एक्स्ट्रा करंट चलती है ना, उस करंट से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि रोटर में प्रवाहित करंट को, ठीक है ना। तो ये किससे सुरक्षा देता है? ये एक्स्ट्रा करंट से सुरक्षा देता है, ना कि वोल्टेज से। तो ये करंट प्रोटेक्शन युक्ति है, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 9 है कि एक प्रत्यावर्तक शून्य भार पर आरोपित मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? शून्य भार पर मैग्नेटिक फोर्स किस राशि के बराबर होता है? टर्मिनल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, आंतरिक वोल्टेज या प्रेरित वोल्टेज? प्रेरित वोल्टेज तो होगा नहीं, है ना। प्रेरित वोल्टेज तो होगा नहीं, और ना ही आंतरिक वोल्टेज होगी, है ना, और ना ही सप्लाई वोल्टेज होगी। क्या होगा आपका आंसर? आंसर आपका होगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज इज करेक्ट आंसर, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर कोई प्रत्यावर्तक है और शून्य भार पर प्रचालित है, उस समय जो वोल्टेज होगा उसको हम नो लोड वोल्टेज कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको इसको नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ई नोट बराबर अंडर रूड वी कॉस थीटा प्लस आई ए इंटू आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा प्लस आई ए इंटू रिएक्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये वोल्टेज चलता है, ये वोल्टेज चलता है ना, नो लोड के केस में। किस केस में? शून्य भार वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं? शून्य भार पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो ये वोल्टेज प्राप्त होता है, और इसी वोल्टेज के कारण करंट चलती है। और जो करंट होता है वो आई नोड करंट होता है, उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होती है नो लोड करंट का। और वो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कोर में फ्लक्स सेटअप करने का काम करती है ना। तो ये पूरी कहानी होती है नो लोड के कंडीशन का। आगे भी देखेंगे हम नो लोड कंडीशन में मोटर आपकी किस किस प्रकार से काम कर रही है। बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो नो लोड पर भी है ना। सवाल नंबर 10वां है, कह रहा है आपसे कि एक शक्ति उत्पादक केंद्र में प्रयुक्त स्टीम टरबाइन प्रत्यावर्तक को किस रूप से जाना जाता है? हाइड्रो प्रत्यावर्तक। आप यहाँ से देखिए स्टीम टरबाइन की बात कर रहे हैं ना, तो स्टीम टरबाइन जो है, स्टीम टरबाइन अगर है तो उसमें जो अल्टरनेटर यूज होगा वो भी स्टीम ही होगा। अब स्टीम अल्टरनेटर का इसका प्राइम मूवर क्या होगा? इसका जो प्राइम मूवर है वो क्या होगा? तो इसका प्राइम मूवर होगा
स्टीम टरबाइन। लेकिन स्टीम टरबाइन का प्राइम मूवर क्या होगी, है ना, इसका जो प्राइम मूवर है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका स्टीम। स्टीम यानी कि वाष्प, है ना, वाष्प। हाई प्रेशर का वाष्प इसका प्राइम मूवर होगा, और ये किसका प्राइम मूवर होगा, ये स्टीम टरबाइन का प्राइम मूवर होगा, और स्टीम टरबाइन घूमेगी और बिजली का उत्पादन करेगी। तो इस प्रकार से बिजली का उत्पादन प्लांट के अंदर, उत्पादन केंद्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सैलिएंट ध्रुव प्रत्यावर्तक की पहचान इसके व्यास तथा लंबाई से की जाती है। यानी कि व्यास के मामले में तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि व्यास इसका अधिक होता है, इसलिए स्थान भी अधिक घेरती है, और फिर लंबाई कैसी होती है, कम लंबाई होती है ना। तो अधिक और कम का ऑप्शन ए में ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये रही आपकी वो रोटर, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर है कि बड़े आकार के प्रत्यावर्तक के कोर को लेमिनेट करने का मुख्य उद्देश्य बताइएगा, है ना। कोर को अपन लेमिनेट करते हैं ना, रीजन क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि रीजन क्या है। थ्योरी को क्लियर करिएगा कि जो अल्टरनेटर है, चाहे बड़े आकार के हो चाहे छोटे आकार के हो, है ना, उसके कोर को, जो सिलिकॉन स्टील की कोर बनी है, कई बार सवाल आता है कि किसकी कोर बनी होती है, तो ये सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। इसकी जो कोर होती है इसको हम लेमिनेट करते हैं, है ना। क्या रीजन है लेमिनेट करने का? लेमिनेट करने का मतलब होता है कि एक सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट को हमें क्या करना है, पतले पतले इस प्रकार से पत्तियों का रूप दे देना है ना। इसी को हम कहते हैं लेमिनेट करना। और एक पत्ती की जो साइज होती है वो 0.35 से लेकर के 0.5 mm तक की ये पत्ती होती है ना। ये देखिए, इसको कहते हैं लेमिनेट करना। अब लेमिनेट करने का जो हमारा मुख्य रीजन है वो क्या है कि एडी धारा हानि समाप्त करना। एडी धारा हानि क्या है? अब देखिए, अल्टरनेटर का जो कोर है इस पर हमने क्या किया हुआ है, इस पे हमने स्लॉट बनाया है। स्लॉट बनाया है ताकि हम इस पे वाइंडिंग लपेट सके। क्या लपेट सके? वाइंडिंग लपेट सके। और वाइंडिंग में सप्लाई चलेगी, सप्लाई चलेगी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। सप्लाई क्या है? धारा है, धारा प्रवाहित होगी। और धारा जो है ये अनवांटेज हीट जनरेट करती है, यानी कि इसी स्लॉट, इसी सिलिकॉन स्टील पर स्लॉट बने हैं और इसी स्लॉट पर वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग पर धारा चलेगी, तो वो धारा कहीं ना कहीं इस पार्ट पे भी, इस सिलिकॉन स्टील पे भी आएगी, इसका इसमें भी कुछ ना कुछ असर करेगी, वो हीट के रूप में असर करती है। तो ये पार्ट जो है पूरा हीट हो जाता है। और हीट जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से धारा का क्षय होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। लीकेज धारा भी कह सकते हैं, जो कि हीट के रूप में लीकेज होती रहती है, जिसको हम एडी धारा हानि के नाम से जानते हैं। इसको हमें कम करना है, ताकि लीकेज कम से कम हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें लेमिनेट करना होता है ना। तो लेमिनेट करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है। और ये लोड पे भी डिपेंड करता है। देखिए, किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है ना। ये बात है। लीजिए, नया सवाल है आपके लिए कि एक प्रत्यावर्तक द्वारा प्रेरित आउटपुट शक्ति, है ना, कैसी होती है। यानी कि आउटपुट, ये पावर डेवलप कर रहा है, तो जो पावर हमें मिल रही है उसका वेव फॉर्म कैसा होता है? वेव फॉर्म कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है ना, त्रिकोणीय होता है, या फिर साइन वेव वाली होती है। ये है हमारी साइन वेव। तो जो हमें वोल्टेज मिलता है वो बिल्कुल साइन वेव वाली मिलती है ना। ये क्या चल रही है? ये टाइम चल रही है ना। इसको हम कह सकते हैं धारा हो सकती है, या फिर ये हमारी वोल्टेज हो सकती है, ठीक है ना। धारा या वोल्टेज हो सकती है। तो ये साइन वेव आकार है। ये कैसा आकार है? ये साइन वेव आकार है। आप कहेंगे कि सर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये चलती कैसी है, हमारी जो करंट है, वो वोल्टेज जो है वो चलती कैसी है। तो एक मशीन आती है, एक यंत्र है जिसका नाम है CRO, है ना। इसको हम पूरा नाम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसको हम कहते हैं। तो CRO के स्क्रीन पे आप ये
पैटर्न्स जो है देख सकते हैं, इसको हम लिसाजस पैटर्न्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये कौन सी पैटर्न्स है, इसको हम लिसाजस पैटर्न्स भी कहते हैं। जब आगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, लिसाजस पैटर्न्स वगैरह क्या हैं, कैसे स्क्रीन में CRO को स्क्रीन पे आप इसके पैटर्न्स को देख सकते हैं, है ना। एक प्रत्यावर्तक जिसकी आर्मेचर घूर्णित है, सुनिएगा सवाल, जिसका आर्मेचर कैसा है, घूमता हुआ है, यानी कि आर्मेचर ही घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, वह 3 फेज तारा संयोजन द्वारा संयोजित है, तो कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी उस पर, यानी कि आर्मेचर घूम रही है। आर्मेचर का घूमने का मतलब कि एक ऐसा अल्टरनेटर है जिसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, जिसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटे आकार का अल्टरनेटर है, इसीलिए हमने आर्मेचर को घुमा रखा है। तो उसमें जो संयोजन है वो तारा यानी कि स्टार, तारा का मतलब क्या हो गया, स्टार में संयोजन है। स्लिप रिंग कितने इसमें लगेंगे, तो स्लिप रिंग की संख्या देखिएगा, इसमें 4 होंगे, पूरा कितना, 4 स्लिप रिंग होंगे, ध्यान रखिएगा, 4 स्लिप रिंग होंगे। आगे स्लिप रिंग का और भी सवाल है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा 2-3 सवाल में कि मतलब कि अगर आर्मेचर घूम रहा है तो क्या होगा, स्लिप रिंग कितने होंगे, है ना, स्टार में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है, कितने होंगे, DC के लिए कितने चाहिएगा स्लिप रिंग, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। उच्च दबाव स्टील, सवाल है कि उच्च दबाव स्टीम चालित प्रत्यावर्तक सिंक्रोनाइजिंग में कार्यरत है, लोड का विभाजन किसका समायोजन से परिवर्तित होने की संभावना होती है, यानी कि लोड शेयरिंग की बात कर रहा है, तो ये स्टीम पे ही डिपेंड करेगा ना मेरे भाई। क्यों स्टीम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लोड का विभाजन, यानी कि लोड, ज़्यादा लोड का डिमांड पड़ गया, इसीलिए हम इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें 3 लाख वोल्ट चाहिए, कितना, 3 लाख वोल्ट चाहिए, लेकिन हमारा अल्टरनेटर क्या कर रहा है, हमारे अल्टरनेटर द्वारा 1 लाख वोल्ट ही जनरेट हो रही है। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि 10 किलो वोल्ट जनरेट कर रही है, हमें चाहिए कितना, 30 किलो वोल्ट पावर चाहिए, तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। और जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो जो टरबाइन है, और ज़्यादा टरबाइन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उस टरबाइन की स्पीड को और ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। और स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि स्टीम का प्रेशर और ज़्यादा लगाना, है ना, स्टीम का प्रेशर और ज़्यादा लगाना, तभी जा करके हम लोड का विभाजन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, देखिए ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है। आपसे मेरा एक सवाल है कि ऐसा कौन सा मोटर है जिसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए अगली सवाल कि एक प्रत्यावर्तक को ठंडा करने के लिए किस कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा करने के लिए अगर एक अल्टरनेटर है, उस पर हैवी लोड कनेक्ट है और वो कॉपर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में मोटर आपकी हिट होगी, है ना, मशीन आपकी हिट होगी। तो इसको आपको ठंडा करना है, तो आपको कूलेंट जो है ना वो हाइड्रोजन यूज़ करना होगा। क्या करना होगा, हाइड्रोजन यूज़ करना होगा। आसानी से हाइड्रोजन के द्वारा आप इसको ठंडा कर सकते हैं, है ना, ये कूलेंट के रूप में काम करता है। और कुछ ऐसे भी अल्टरनेटर होते हैं जिसको हवा के माध्यम से ठंड किया जाता है, उसमें वो वेंटिलेशन के लिए एयर डक्ट लगे होते हैं, है ना, बड़े बड़े अल्टरनेटर में, और फिर उसको हम ठंड कर सकते हैं। एक ऐसे प्रत्यावर्तक जिसके ध्रुव और फील्ड कॉइल दोनों साथ ही साथ घूर्णन कर रहे हैं, है ना, जिसकी गति कितनी होगी। सवाल को समझिएगा, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है कि एक ऐसे अल्टरनेटर जिसके ध्रुव भी घूम रहा है, पोल भी घूम रहा है ना, और जिसके फील्ड कॉइल भी घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है पता है, ये बात किए जा रहा है आपका सेलिएंट पोल रोटर की, है ना। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेलिएंट पोल रोटर की। अब मुझे लगता है ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। सेलिएंट पोल रोटर की स्पीड कैसी होती है, तो इसकी स्पीड होती है धीमी, है ना। थोड़ा सा आप
सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। सेलिएंट पोल रोटर में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रत्यावर्तक के वोल्टता को नियत रखने के लिए भार के साथ फील्ड धारा को परिवर्तित किया जाता है ना। वोल्टेज को नियत रखने के लिए भार के साथ फील्ड धारा को परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एक्साइटेशन को परिवर्तित किया जाता है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको तो एक्साइटेशन प्रणाली ही कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेशन प्रणाली ही कहेंगे, ठीक है ना। फील्ड धारा को परिवर्तित करने का मतलब कि एक्साइटेशन को परिवर्तित करना, है ना, एक्साइटेशन को परिवर्तित करना। तो आंसर क्या है? इस प्रणाली को कहा जाता है एक्साइटेशन प्रणाली। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक प्रत्यावर्तक को ओवर एक्साइटेशन तब कहा जाता है जब शक्ति गुणांक पर प्रचालित हो रही है। किस शक्ति गुणांक पर प्रचालित हो रही है? ओवर एक्साइटेशन, है ना। ओवर एक्साइटेशन तब कहा जाता है जब अग्रगामी शक्ति गुणांक पर संचालित होती है। आप 3 कंडीशन लिखिएगा एक्साइटेशन का, है ना। आप एक्साइटेशन का 3 प्रणाली लिखिए, है ना। एक्साइटेशन की 3 विधि लिखिए। पहला, एक्साइटेशन की 3 विधि नहीं, एक्साइटेशन लिखिएगा। एक्साइटेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्साइटेशन को हम कहते हैं ओवर एक्साइटेशन। ओवर इस केस में होता है कि जो मोटर में बैक ईएमएफ प्रेरित होती है उसका मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होती है, और इस केस में जो पावर फैक्टर का मान होता है वो कैसा होता है? वो लीडिंग होती है। और सवाल आपका इसी पर है। और जो दूसरा है ये अंडर एक्साइटेशन। इस समय बैक ईएमएफ जो होता है कम होता है सप्लाई वोल्टेज से, और पावर फैक्टर आपकी होती है लैगिंग। फिर आती है एक लेवल एक्साइटेशन। इस समय बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर होती है, और इकाई पावर फैक्टर पर इस समय मोटर आपकी रन होती है ना, काम करती है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर संचालित हो रही है अगर ओवर एक्साइटेशन है। यानी कि अग्रगामी शक्ति गुणांक पर संचालित हो रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है ये ओवर एक्साइटेशन पर है ना। एक्साइटेशन यानी कि शक्ति गुणांक से हम एक्साइटेशन का पता लगा सकते हैं, और एक्साइटेशन से शक्ति गुणांक का पता लगा सकते हैं। दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, है ना। वहीं पर सवाल है कि निम्नलिखित विकल्प में से मुख्य संचालक आधारित प्रत्यावर्तक कहलाता है। मुख्य संचालक आधारित प्रत्यावर्तक कहलाता है, तो मुख्य का मतलब इनका ये हो गया कि जो इमरजेंसी में काम आती है ना, जो इमरजेंसी में काम आती है, यानी कि जहाँ पर न तो स्टीम है, जहाँ पर न तो स्टीम है और ना ही पानी है ना, ना ही पानी है, तो वहाँ पर जो काम आती है उसको हम कहते हैं, वहाँ पर काम जो आती है उसको हम कहते हैं ऑयल इंजन, है ना। ऑयल इंजन जनरेटर, ऑयल इंजन जनरेटर यानी कि ऑयल इंजन प्रत्यावर्तक, है ना। प्रत्यावर्तक कहिए, प्रत्यावर्तक भी पावर जनरेट ही करता है, ठीक है ना, तो जनरेटर ही हो गया। और इसका यूज देखिए फंक्शन में भी, शादी, मेला, उत्सव, ऐसे स्थानों पे यूज किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी में यूज करते हैं, है ना। इमरजेंसी यूज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी पानी, सिंक्रोनस जनरेटर ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है ना। देखते रहिए। सवाल नंबर है 21 की प्रत्यावर्तक में डैम्पिंग वाइंडिंग, जिसको आप बड़े ही शौक से कहते हैं अवमंदक वाइंडिंग, किस स्थान में प्रयुक्त की जाती है? अब देखिए, अगर मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता देता तो हो सकता है आपको ध्यान में नहीं आता, लेकिन मैं फिगर के साथ आया हूँ, यहाँ पर चित्र के साथ आपको सवाल का सॉल्यूशन दूंगा। तो ये समझिएगा, ये क्या है? आपका स्टेटर है ना। आपका स्टेटर नहीं है, मोटर का स्टेटर है। मोटर का स्टेटर है और ये पोल है। इस पोल पर देखिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है, यहाँ पर
प्रोजेक्ट पोल्स हैं, है ना, मेन पोल है जिसको प्रोजेक्टेड पोल कहते हैं, और इसी पोल पर ये जो काले काले कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग, ये क्या है, हमारे डैम्पर वाइंडिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पोल शू है, इसको हम कौन सा भाग कहते हैं, ये पोल का पोल शू है। जो चमड़े वाले जूते होते हैं ना, उसका जो सामने वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, उसी के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको पोल शू कहते हैं। तो ये कहाँ पर प्रयुक्त करी जाती है, ये पोल शू पर प्रयुक्त करी जाती है। लेकिन अगर सवाल ये भी कह दे कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मेरे भाई, ये हंटिंग को समाप्त करता है ना। अब आप कहेंगे कि ये हंटिंग क्या है, ये हंटिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो लोड के परिवर्तन हो जाने पर पैदा होती है एक रोटर में, और रोटर जो है ये वाइब्रेट करने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा हंटिंग का केस हो गया तो रोटर अगर पुराना रहेगा, रोटर अगर कमज़ोर रहेगा तो रोटर टूट भी सकती है ना, रोटर टूट भी सकती है, क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड कनेक्ट रहेगा, और उस लोड पर वो अगर हंट करती है तो फिर ये केस हो सकता है, ये दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। यूनिटी शक्ति घटक पर प्रचालित करने के लिए प्रत्यावर्तक को किस एक्साइटेशन पर चलाया जा सकता है, किस पर चलाया जा सकता है ना। आपको पहले पूछा गया था कि एक्साइटेशन ये है तो पावर फैक्टर क्या होगा, अब पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर यूनिटी है तो एक्साइटेशन क्या होगा। ठीक है, सवाल देख रहे हैं, सवाल हर तरीके से दोस्तों मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत ही जल्द, जैसे ही हमारा ये 17, अभी देखिए 15वां मैराथन सेशन चल रहा है, 2 और मैराथन है। जब हमारा 17 मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगी तो हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कवर करने के लिए एक बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, डेली बेसिस पर सुबह क्लासेस चलेंगी जो कि थ्योरी वहाँ पर हम कवर कराएंगे आपको, है ना। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें बच भी जा रहा है तो वहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ इस परिवार के साथ जुड़ करके तैयारी करिएगा, इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लौटते हैं सवाल की ओर। क्या कह रहा था कि एक्साइटेशन पर चलाया जाता है, यानी कि एक्साइटेशन पूछ रहा है अगर पावर फैक्टर ये है तो। मैंने आपको बताया था कि अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, क्रांतिक एक्साइटेशन, इसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन पर क्या होता है कि बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों एक बराबर होते हैं, है ना। बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज एक बराबर होता है। और अगर इस केस में मैं कहूं कि आर्मेचर धारा कैसी होगी, सवाल पूछा जाता है कि आर्मेचर धारा का मान कैसा होता है, तो आर्मेचर धारा इसमें कम होती है ना। और इस केस में आर्मेचर धारा कैसी होगी, तो इसमें आर्मेचर धारा अधिक होती है ना, आर्मेचर धारा अधिक होती है। और अंडर में क्या होती है, इसमें भी आर्मेचर धारा अधिक होती है। तो दोनों केस में अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट अधिक होती है, लेकिन क्रांतिक एक्साइटेशन जिसको लेवल एक्साइटेशन कहा जाता है उसमें आर्मेचर करंट कम होती है। बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होने की वजह से ही आर्मेचर करंट जो होती है ये निम्न हो जाती है। ठीक है ना, ये रहा सवाल का आंसर। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्तक का फेज अनुक्रम क्या होता है ना। एक जनरेटर है प्रत्यावर्तक, और ये जब पावर जनरेट करता है तो R, Y और B 3 फेज हैं। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना, किस क्रम में उत्पन्न होते हैं, ये आपको सीखना है। तो इसके लिए देखिएगा, आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कैसे कैसे ये जनरेट होते हैं ना। ये चल रही आपकी टाइम, तो सबसे पहले तो R फेज आती है। कौन सी फेज आएगी, R फेज। तो R फेज बिल्कुल 0 डिग्री पे होती है, इस प्रकार से 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर देखिए, ये R फेज का एंगल है 0 डिग्री, है ना, R 0 डिग्री। Y जो होता है वो -120 डिग्री होती है, यानी कि माइनस ये रही, है ना, ये -120 डिग्री। तो -120 डिग्री कहाँ पर आएगी, -120 डिग्री ये रही, है ना,
ये है आपकी y माइनस 120 डिग्री। अब आएगी आपकी बी फेज जो होता है प्लस 120 डिग्री होती है, तो बी फेज यहां पर रहेगी, ये देखिए, है ना। तो ये रही आपकी बी फेज जो कि प्लस का 120 डिग्री है, ठीक है ना। ये रहा आर वाई बी, इसका फेजर डायग्राम बना दिया, यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, साइन वेव बना दिया। अब ये है आपकी आर, ये है वाई और ये है बी। तो कैसे सीक्वेंस में आया, पीला गलत, आर वाई बी, है ना, ये सही है, ये आर वाई और बी, इस प्रकार से ये सही है। आपकी जो जनरेटर है ना वो इसी प्रकार से पहले आर फेज आता है, उसके बाद वाई फेज आती है, उसके बाद बी फेज पैदा करती है, ठीक है ना। निगेटिव में पूछा जाए आपसे कौन रहता है, तो बी फेज रहता है, पॉजिटिव में निगेटिव में वाई फेज, पॉजिटिव में बी फेज और 0 डिग्री पे होती है आर फेज, है ना, 0 डिग्री पे आर फेज होती है। ये रहे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से एक प्रत्यावर्तक को समांतर प्रचालित करने के लिए कौन सी शर्त का पूरा होना आवश्यक नहीं है, कौन सी शर्त का पूरा होना आवश्यक नहीं है। लोड शेयरिंग में वृद्धि, हम समांतर प्रचालित करते ही इसलिए है कि लोड शेयरिंग में वृद्धि हो, है ना, तो ये हमारे लिए सही बात है। विश्वसनीयता में वृद्धि, यानी कि हम भी चाहते हैं विश्वसनीयता हो ना। एफिशिएंसी में वृद्धि, दक्षता बढ़ जाती है सिंक्रोनाइजिंग करने से। हानियां में वृद्धि नहीं, हानियां में वृद्धि आवश्यक नहीं है, हानि में वृद्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि हानि वृद्धि हो, है ना, ऐसा कोई शर्त नहीं है हमारा, ऐसा कोई भी हमारा शर्त नहीं है। ये देखिए, इसको समझिए, बड़ा ही मशहूर सवाल कि प्रत्यावर्तक में पोर्टियर एंगल द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है। एक अल्टरनेटर आपके पास है, उसमें पोर्टियर एंगल जो होता है इसके द्वारा आप किस चीज को निर्धारित करते हैं, है ना। पोर्टियर एंगल को किस चीज के द्वारा निर्धारित करते हैं, सिंक्रोनस इंपीडेंस, वोल्टेज नियमन, रोटर करंट या पावर को किसको करते हैं। देखिए, वोल्टेज विनियमन को करते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन है, यही आपका जो आंसर है बिल्कुल यही सही होगा। देखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ज्ञात करने के लिए ना टोटल 3 तरीका है। पहला तरीका छापिएगा नोटबुक में, पहला जो तरीका है इसको हम कहते हैं पोर्टियर एंगल। पोर्टियर एंगल, आप कहेंगे सर ये क्या नाम दे रहे हैं आप पोर्टियर एंगल। अगर आप कहेंगे पोर्टियर एंगल किसके किसके बीच इसका ग्राफ खींचा जाता है, तो इसका ग्राफ खींचा जाता है वोल्टेज व फील्ड करंट, है ना, वोल्टेज व फील्ड करंट या फिर एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बीच में पोर्टियर एंगल ग्राफ बनाई जाती है। आप देखिए, वोल्टेज ये है, फील्ड करंट या फिर एमएमएफ ये है। ये OBCA के बीच में जो आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं पोर्टियर एंगल, जो कि ZPFC यानी कि जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड पर खींचा जाता है। लिखेगा, ये जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड पर, समझ जाएंगे ना, ZPFLL, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड पर पोर्टियर एंगल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींची जाती है। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा लिखिएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का जो दूसरा है वो सिंक्रोनस इंपीडेंस है। क्या है वो? है आपका सिंक्रोनस प्रतिबाधा। सिंक्रोनस प्रतिबाधा के द्वारा भी आप वोल्टेज रेगुलेशन का पता लगा सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, इसको सिंक्रोनस इंपीडेंस को एमएमएफ विधि भी कहते हैं, है ना, एमएमएफ विधि भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक और है तीसरा, उसको कही जाती है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, सिंक्रोनस प्रतिबाधा, पोर्टियर एंगल और फील्ड एम्पियर टर्न उसका दूसरा नाम है, और आई थिंक फील्ड एम्पियर टर्न उसका दूसरा नाम है ना। और सिंक्रोनस इंपीडेंस, पोर्टियर एंगल हो गया,
उसका नाम ही मुझे भूल जाता है बार बार, लेकिन उसका अन्य नाम, जैसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस को हम एमएमएफ विधि भी कहते हैं, एमएमएफ विधि द्वारा भी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही फील्ड एम्पियर टर्न आप नोट कर लीजिएगा, है ना। याद आ गई, ईएमएफ विधि, ईएमएफ विधि, है ना। अगर आपको जानकारी है तो आप उसको याद कर ही लेंगे, है ना, बेशक थोड़ा लेट याद करेंगे। फील्ड एम्पीयर टर्न ईएमएफ विधि, है ना। तो इनके द्वारा आप वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या ज्ञात करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन होता है मेरे भाई, वो वोल्टेज रेगुलेशन देखिएगा, नो लोड पर कितना वोल्टेज है, फुल लोड पर कितना वोल्टेज है उसका माइनस करिए, और फुल लोड गुणे 100, यहाँ से आप वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं। यहीं से आपको वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आप ग्राफ देखिएगा, जब मैं आपसे वादा करता हूं कि जब अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बैच स्टार्ट करूंगा ना, तो इस पोर्टियर एंगल को इतना बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इससे चाहे 10 सवाल पूछ ले आपसे, है ना, सारे सवाल के आंसर आप कर सकेंगे, इतना डिटेल से आपको बता दूंगा। ओके। सवाल कि एक या एक से अधिक समांतर में प्रचलित प्रत्यावर्तक का प्राइम मूवर खराब हो जाए। सिंपल सा है इनका कहना कि प्राइम मूवर अगर खराब हो जाती है ना तो फिर क्या दिक्कत होगी। प्राइम मूवर के खराब होते ही क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रत्यावर्तक प्रेरण मोटर की तरह चलेगी? नहीं, प्रेरण मोटर की तरह ही नहीं चलेगी, क्योंकि इसको एक्साइटेशन दिया है हमने अलग से, डीसी एक्साइटेशन इसके फील्ड वाइंडिंग को, तो प्रेरण मोटर में ऐसा एक्साइटेशन नहीं होता है। प्रत्यावर्तक तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी, तो ये तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर में भी हम फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे करके एक्साइट करते हैं, और अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को भी हम डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं, तो सिमिलर हो गया। चलिए, प्राइम मूवर खराब हो जाए तो इसके जैसे चलेगी। प्रत्यावर्तक उच्च गति पर चलेगी? नहीं, गति तो उच्च हो ही नहीं सकती, और जलने का तो कोई चांस ही नहीं है, जलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो प्रत्यावर्तक तुल्यकालिक मोटर की तरह बिहाव करेगी और इसी प्रकार से ये चलती रहेगी, है ना। ये सवाल है। सवाल नंबर 27 देखिए, ये जो 27 सवाल है, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है, यूपीपीसीएल में ये पूछा जा चुका है कि एक अल्टरनेटर के सिंक्रोनस इम्पीडेंस जिसको आप जेड से दर्शाते हैं, इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए, जेड से मुझे ध्यान आ गया कि जेड बराबर शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज बटा शॉर्ट सर्किट करंट। ये क्या है? ये है आपका खुला सर्किट वोल्टेज, है ना, खुला सर्किट वोल्टेज, और जो करंट है ये क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। तो अब देखिएगा, वोल्टेज कैसा? खुला सर्किट, है ना, इसमें तो वोल्टेज का मामला ही नहीं है। वोल्टेज खुला सर्किट ठीक है, करंट शॉर्ट सर्किट, हाँ ये सही है। करंट खुला सर्किट नहीं, करंट खुला नहीं, करंट शॉर्ट सर्किट होगा। वोल्टेज शॉर्ट सर्किट नहीं, वोल्टेज ओपन सर्किट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो गया, है ना। जेड बराबर ये होता है। चलिए, सवालों का जवाब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो रहा है, जितना मैं कर पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, है ना। और जो बच्चों का कमेंट आता है वो ये कमेंट आता है कि सर आपकी जो भाषा है इतना आसान है कि कोई भी समझ सकता है ना। आपकी जो बोलने का जो लैंग्वेज है ये इतना आसान है कि कोई भी समझ सकता है, एक एक शब्द को समझ सकता है, एक एक शब्द को सुन सकता है ना। तो मुझे लगता है कि एक टीचर का जो बोल होना चाहिए वो इतना आसान होना चाहिए, वो बोल सुनने में इतना आसान होना चाहिए कि किसी को भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। लीजिए, सवाल अगला है कि एक प्रत्यावर्तक को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं कर सकते आप इसको ऑनलाइन? अच्छा, ऑनलाइन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ऑनलाइन के मतलब से आप क्या समझ रहे हैं?
ऑनलाइन का मतलब हो गया सिंक्रोनाइज करना, है ना, सिंक्रोनाइजिंग। ऑनलाइन का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजिंग से। सिंक्रोनाइजिंग नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क का मतलब बस बार से है, ध्यान रखिएगा, किससे है, नेटवर्क का मतलब बस बार से है। बस बार और प्रत्यावर्तक से फेज सीक्वेंस संपाती है नहीं, संपाती का मतलब कि समान, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज एंगल समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, तब आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं नहीं कर सकते। अगर बस बार का फेज सीक्वेंस और अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस समान है तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना गलत, है तो सही लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। फिर है बस बार और प्रत्यावर्तक से फेज सीक्वेंस संपाती नहीं है। हाँ ये बात सही है, संपाती नहीं है, संपाती नहीं है तो आप नहीं कर सकते, यानी कि समान नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर फेज सीक्वेंस समान होता तो आप कर लेते, क्या कर लेते, सिंक्रोनाइज। फिर इसकी टर्मिनल वोल्टेज नेटवर्क वोल्टेज से सदृश है नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। वायु शीतलित प्रत्यावर्तक की तुलना में हाइड्रोजन शीतलित प्रत्यावर्तक कैसी होती है ना, एफिशिएंसी के मामले में कैसी होती है, वायु शीतलित प्रत्यावर्तक की तुलना में हाइड्रोजन शीतलित प्रत्यावर्तक जो होती है ये हाई एफिशिएंसी वाली होती है, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है, हाई एफिशिएंसी वाली, है ना। चलिए, जब किसी अल्टरनेटर को वाष्प चालित टरबाइन से यांत्रिक रूप से कपलिंग की जाती है, यानी कि मैकेनिकल जोड़ा जाता है, तो वह ऊर्जा परिवर्तित करती है। ये अल्टरनेटर का तो काम ही होता है, अल्टरनेटर का, चाहे अल्टरनेटर बोलो चाहे अल्टरनेटर बोलिए आप, इसका काम होता है विद्युत को, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करना, है ना। ये मैकेनिकल रूप से कनेक्ट है और विद्युत में कन्वर्ट कर देगा उस एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी तो कभी समाप्त होती नहीं, कभी खत्म होती नहीं, बस उसका रूप चेंज होता है। तो पहले यांत्रिक में था, अब चेंज होकर के विद्युत में हो गया, है तो एनर्जी ही, है तो एनर्जी। हाई स्पीड टर्बो वैकल्पिक के लिए मुख्य पोल रोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। हाई स्पीड टर्बो वैकल्पिक यानी कि ये सिलिंड्रिकल पोल रोटर की बात कर रहा है। सिलिंड्रिकल पोल रोटर, मुख्य पोल रोटर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें देखिए एयर फ्रिक्शन लॉस बहुत ज़्यादा होता है ना, और उच्च केंद्रापराशक फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना, ये दोनों हैं, दोनों रीजन के वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ये समझिएगा। अगला देखिए न्यूमेरिकल है, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल ठीक ठाक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि एक 3 कला प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम, ये क्या है, इसकी स्पीड है, 1000 आरपीएम की स्पीड से चल रही है और प्रत्येक फेज में 2000 वोल्ट प्रेरित कर रही है। उसी फील्ड एक्साइटेशन के साथ यदि इसे 2000 आरपीएम पर चलाया जाए, यानी कि स्पीड को दोगुनी कर दिया जाए, तो प्रत्येक कला प्रेरित वोल्टेज कितना होगा। देखिए जो गति है ना वो किस पे डिपेंड, यानी कि जो उत्पन्न वोल्टेज है वो स्पीड पे ही डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, स्पीड पे। अगर स्पीड दोगुना कर दिया आपने तो फिर यहाँ पर वोल्टेज भी दोगुना हो जाएगा, है ना, 4000 वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला देखिए, E1 यानी कि पहले वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज बटे बराबर N1 बटा N2, ठीक है ना। अब हमें E2 चाहिए तो क्या करना होगा, E1 गुणे N2 बटा N1, ये हमारा त्रिज्या गुणा हो जाएगा, है ना। E1 यानी कि 1000 आरपीएम पर वोल्टेज जो मिला हमें वो 2000 वोल्टेज मिला, गुणे ये सेकेंडरी आरपीएम कितना है, यानी कि हमने कितना बढ़ा दिया, 2000 बढ़ा दिया 1000 से। फिर पहला गति हमारा कितना था, 1000 आरपीएम पर मोटर चल रही थी, तो ये 1000, ठीक है ना। तो 1000 से तो ये कट गया, कितना हो गया, ये 4, देखिए आ भी गया, है ना, 4000 वोल्ट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये आपका
करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन अपना इतना फास्ट कर लेना है कि एग्जाम में देखते ही आंसर कर सके आप, ठीक है ना। ये देखिए, ये सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है, इसको आइए समझते हैं। देखिएगा, जो अगला सवाल है वो है कि एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक में 44 खांचा और प्रति स्लॉट 10 कंडक्टर, है ना, कितने हैं, 10 कंडक्टर युक्त तारा में संयोजित है। फ्लक्स प्रति पोल इतना मिलीवेबर में है, जो एक ज्यावक्री वितरित है और इसकी गति 375 आरपीएम में है। यदि वितरित वाइंडिंग के प्रभाव को शून्य माना गया है तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। यानी कि आर फेज में कितना होगा, वाई में कितना होगा, बी में कितना होगा, प्रति फेज आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 4.445 KC, ये पिच फैक्टर है, और KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ से आया कि आपने जो अल्टरनेटर में रोटर यूज किया है वो सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, जिसमें वितरक वाइंडिंग की गई है, वहीं से आया डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स तो दिया हुआ है 30.03 मिलीवेबर, कितना है, 30.03 मिली का मतलब 10 घात माइनस का 3, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि पॉइंट कटेगा तो 2 जीरो और, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3003 गुणे 10 घात माइनस का 5, है ना। यहाँ से पॉइंट कटा तो 2 जीरो और आया, 2 जीरो और आया, तो फिर हम यहाँ लपेट दिए, ठीक। ये हो गया। फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए पोल कितने हैं, 16 गुणे गति है 375 आरपीएम बटा 120, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 रट जाता है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 50 रट जाता है। 16 का गुणा 375 देंगे तो 6000 आएगा, 120 में से फिर 50 कट जाता है ना, 150 में से कट जाएगा। अब क्या बच गया, केसी। केसी क्या है, पिच फैक्टर है। इसका फॉर्मूला होता है कि पिच फैक्टर फुल पिच वाइंडिंग का मान होता है 180 अंश गुणे पोल, है ना, एक पोल का बटे पोल पिच बटा पोल पिच बराबर कितना हो गया, 180 अंश गुणे पोल, तो हमें पता है 16 बटा 144, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, 20 आंसर आपका आएगा, ठीक है। फिर आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम, इसका सूत्र है स्लॉट बटा पोल गुणे फेज, है ना, गुणे फेज। तो स्लॉट तो कितने हैं, 144 हैं, तो 144 हो गया, 144 बटा पोल है 16, फेज तो है 3, है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12 एक 13, 3 एकम 3 एक 4 बटा 16, है ना। भाग देंगे कितना होगा, आएगा 16 दूना 32, 2 7, हाँ 27 आएगा, है ना, आई थिंक 27 ही आएगी ना, 16, हाँ 27 आएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, E बराबर 4.44 गुणे फाई हमें कितना मिला है, 3003 गुणे 10 घात माइनस का 5 गुणे फ्रीक्वेंसी मिली है 50 हर्ट्ज गुणे 20 गुणे 27, है ना। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, मैं कैलकुलेशन करके आया हूं, तो ये लगभग आता है आपका 3600 वोल्ट। कितना, लगभग 3600 वोल्ट आती है। देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का सूत्र पता होना चाहिए, पिच फैक्टर सूत्र निकालने का सूत्र पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालने का
सूत्र पता होना चाहिए, और फिर फ्लक्स को चेंज करने का, फ्लक्स के मान को परिवर्तित करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के काम बनने वाला है ना, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला, आवृत्ति का मान कितना होगा जब एक 3 कली 8 ध्रुवों वाली प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर चल रही है। क्या पूछ रहा है आपसे? फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी F बराबर P इंटू एन अपॉन 120 से आप निकालेंगे तो पोल कितने हैं, कितने पोल की बात करें, 8 पोल, और गति है 750 आरपीएम बटा 120 हो गया है आपका, ठीक है। तो कितना होगा, 8 शून्य शून्य, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 सत्ते 56, 60, ठीक है, 120, 12 पंचे 60, कितना हो गया, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो गया, 50 हर्ट्ज। बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही आसान था। प्रैक्टिस अगर ज़बरदस्त हो तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर टाइम पीरियड पे है सवाल कि एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, धारा की आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि 0.02 सेकेंड में आर जनरेट हो रही है, फिर वाई, फिर बी, ठीक है ना, तो कितना होगा, तो ये तो होता है 50 हर्ट्ज पे। 50 हर्ट्ज पे फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि एफ जो होता है ना, ये टी के प्रोपोर्शनल होता है, ये अपोजिट में होता है ना, क्या होता है, अपोजिट में होता है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि F बराबर 1 बट्टा टाइम कितना है 0.02, ठीक है ना, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर चली जाएगी 2 0, तो ये हो जाएगा ये 100 बटा 2, और ये कितने में कट रही है, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है ना। आंसर मैंने पहले ही दे दिया था आपको कि 50 हर्ट्ज होगी, पहले ही आपका आंसर 50 हर्ट्ज आ चुका था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से उचित कारण का पता लगाइए जिसके कारण सिंक्रोनाइजिंग की ब्राइट लैंप प्रणाली को डार्क लैंप प्रणाली पर प्राथमिकता दी जाती है ना, यानी कि डार्क लैंप प्रणाली को बेस्ट माना गया है, सॉरी, ब्राइट लैंप प्रणाली को बेस्ट माना गया है डार्क लैंप प्रणाली की तुलना में। तो ये इसलिए माना गया है क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना कि तुरंत सिंक्रोनाइजिंग, यानी कि आसानी से सिंक्रोनाइजिंग हो जाती है सटीक तरीके से, है ना, सटीक और तीक्ष्ण तुल्यकालन के लिए इसको जाना जाता है। किसी प्रत्यावर्तक का वोल्टेज रेगुलेशन निम्न होता है जब भार परिपथ में किस प्रकार का होता है। अब आ जाइए दोस्तों, वक्त है समझने का वोल्टेज रेगुलेशन को। देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि लोड कैसा है, भार सर्किट का कैसा है, भार कैसा है, अगर लोड है लैगिंग, है ना, लोड कैसा है, लैगिंग है, तो लैगिंग भार पर क्या होता है, लैगिंग भार पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, कैसा होता है, बढ़ता है, और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो पॉजिटिव में चली जाती है। कैसी होती है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव में। और जब लीडिंग लोड होती है, लीडिंग भार होता है, इस केस में क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज तो घटता है और इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो निगेटिव में चली जाती है ना। तो ये इसमें से 3 सवाल बन रहे हैं, 3 सवाल बन रहे हैं। अब लैगिंग लोड है तो पावर फैक्टर कैसा होगा, वोल्टेज रेगुलेशन निम्न है, इसका मतलब कि निम्न शक्ति गुणांक है ना, इसका मतलब निम्न शक्ति गुणांक है। एक प्रत्यावर्तक की दक्षता किस राशि पर निर्भर करती है, तो इसकी दक्षता जो है दोस्तों वो शक्ति पे डिपेंड करती है, पावर पे डिपेंड करती है, इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला, सब सर्किट है तो सिंगल फेज वोल्टता 230 वोल्ट प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला छोटा प्रत्यावर्तक इनमें से कौन सा है ना। छोटा क्या है, छोटा। मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना। चलिए, ओहो,
अगर यहाँ पे देखिए करेक्शन मैं कर देता हूँ तो आपको पीडीएफ बढ़िया मिलेगा, है ना। पीडीएफ में फिर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। नहीं तो पीडीएफ में मान लीजिए कोई ऐसा छात्र जो क्लास अभी नहीं देखा है और अगर वो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करेगा तो फिर उसको कुछ और दिखेगा यहाँ पर, है ना। लीजिए बन गया छोटा, क्या बन गया, ये बन गया छोटा। छोटा प्रत्यावर्तक इनमें से कौन सा है, तो ये सिंगल फेज वाली है यार। इसमें क्या है, सिंगल फेज वाली है जो कि 230 वोल्ट से 650 वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट कर लेती है। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में कितने पर्ची छल्ले होते हैं, है ना, कितने पर्ची छल्ले होते हैं। स्लिप रिंग की बात हो रही है, स्लिप रिंग की बात हो, तो स्लिप रिंग 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। अब समझिए, अगर आर्मेचर वाइंडिंग कैसा है, अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर है, देखिए जब आर्मेचर, नोट करिएगा अपने नोटबुक में कि जब आर्मेचर कैसा हो, स्थिर हो, है ना, और ये इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग हो स्टार में कनेक्ट हो, तब 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जब यही डेल्टा में हो तब 3 से ही काम चल जाता है ना, तब 3 स्लिप रिंग से ही काम चल जाता है। लेकिन जब फील्ड घूम रहा हो, फील्ड कैसा हो, फील्ड घूर्णित हो, तब ओनली 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। कितने स्लिप रिंग की, 2 स्लिप रिंग की, वो भी डीसी प्रदान करने हेतु, डीसी प्रदान करने हेतु आवश्यकता पड़ती है ना। तो आप यहां से देखिएगा, आप इस चित्र के भी माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए टोटल 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 4 से 5 यहाँ पर आपको स्लिप रिंग दिखाई दे रहे हैं, 4 स्लिप रिंग दिखाई दे रहे हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, कि 4 पर्ची छल्ले जो होते हैं ये काम में आते हैं। प्रत्यावर्तक के फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, तो मैं अभी आपको बताया ना कि 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। कितने स्लिप रिंग की, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, ओनली 2 स्लिप रिंग, है ना। चलिए सवाल 42 तक पहुंच चुके हैं कि एक 100 kVA का 3 फेज वाला प्रत्यावर्तक 440 वोल्ट पर सप्लाई की आपूर्ति करता है और फुल भार पर शक्ति चलती है और पावर फैक्टर 0.8 है। प्रत्यावर्तक की लाइन धारा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है लाइन करंट ज्ञात करना, है ना। आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 3 फेज के लिए √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू कॉस थीटा। लाइन करंट पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या होगा, पावर बटा √3 लाइन वोल्टेज इंटू कॉस थीटा। ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो लाइन करंट के लिए पावर कितना है, 100 किलो है, तो किलो को 10⁻³ हम लिख सकते हैं। √3 का मान 1.732 होता है और लाइन वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट गुणे 0.8 है पावर फैक्टर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 100 गुणे 10⁻³ बटा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 609.662 ऐसे कुछ करके आता है। और जब इसको आप हल करेंगे तो 164 एम्पियर आपकी आंसर आती है, देखिए, है ना, 164 एम्पियर। ये बिना कैलकुलेटर का इतना आसान नहीं है करना, इतना आसान नहीं है बिना कैलकुलेटर का। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के आगे कैलकुलेटर भी फेल हो सकती है, मतलब कि कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर अब क्या ही फेल होगा, है ना। एक वैकल्पिक के क्षेत्र को 60 हर्ट्ज विकसित करने के लिए मशीन को किस गति पर संचालित करना चाहिए, 60 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज जनरेट करने के लिए हमें 3000 आरपीएम पे घुमाना होता है। तो 60 हर्ट्ज की बात कर रहा है तो वही 500-600 आरपीएम पर और, है ना, 36 के लगभग आएगी, क्योंकि 18 तो आएगी नहीं, 18 कम है, 76 बहुत ज़्यादा है, 300 ना के बराबर है, तो 3600 आरपीएम पर आएगी। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा 120 गुणे 60 हर्ट्ज, हाँ पोल कितने हैं, 2 पोल के लिए, पोल नहीं दिया है तो आपको 2 मानना है ना। 12×72 कितना हो गया,
72/2। अब देखिए 3600 आ गया ना, 3600 RPM। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 3600 RPM। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। फिर है कि यदि किसी प्रत्यावर्तक की वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली तौर पर 60 डिग्री से शॉर्ट पिच है तो इसका पिच गुणांक कितना होगा? 60 डिग्री से शॉर्ट है। अब देखिए शॉर्ट पिच 60 डिग्री से शॉर्ट का मतलब क्या है कि एक वाइंडिंग है, एक स्लॉट है, देखिए इस प्रकार से है ना, ये एक स्लॉट है, ये फुल पिच के लिए मैं स्लॉट बना रहा हूँ, ये फुल पिच के लिए है। लेकिन आपने डाला कहाँ से है? आपने यहीं पर डाला, यहीं तक डाल दिया है ना, ऐसे इतना आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये जो गैप रह रहा है इसको हम कहते हैं पिच फैक्टर, इसको हम क्या कहते हैं? पिच फैक्टर। और इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो पिच फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका सूत्र? पिच फैक्टर होना कितना चाहिए? यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक है आपका 180 अंश, लेकिन 180 अंश नहीं है, आपने क्या कर दिया? 60 डिग्री से कम कर दिया, है ना। तो 120 अंश में आपने कंप्लीट कर दिया। तो पिच फैक्टर बराबर क्या होता है कि अल्फा कॉस अल्फा बटा 2, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कॉस अल्फा का मान आपको पता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री बटा 2 बराबर कॉस 30 डिग्री हो गया, है ना। कॉस 30 डिग्री का मान तो पता है 0.866 होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इलेक्ट्रिकली तौर पर 60 डिग्री से शॉर्ट है तो पिच फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.866 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वाइंडिंग, अभी वाइंडिंग का भी इसमें चैप्टर हम कवर कराएंगे तो वाइंडिंग में और आपको क्लियर हो जाएगा, सारे फॉर्मूला आपको पता हो जाएंगे और उस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं वो पता हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहिए। यदि किसी प्रत्यावर्तक मशीन की स्पीड को आधी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि बैक ईएमएफ की बात कर रहा है, तो बैक ईएमएफ जो होता है वो कैसा होगा? आपको पता है कि बैक ईएमएफ बराबर φZNP/60A, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से क्या क्या ज्ञात नहीं कर सकते, देखिएगा। जो इसमें से बैक ईएमएफ है ये फ्लक्स के समानुपाती है, बैक ईएमएफ है आर्मेचर चालक के समानुपाती है, बैक ईएमएफ है गति के समानुपाती, है ना, गति के समानुपाती, और बैक ईएमएफ जो है ये पोल के समानुपाती, ठीक है ना। इस प्रकार से तो इनमें से 4 सवाल तैयार हो सकते हैं। तो अगर इसको हमने क्या कर दिया? आधी कर दिया, तो फिर ये भी हाफ हो जाएगी, बैक ईएमएफ भी हाफ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। फिर है कि एक 3 फेज प्रत्यावर्तक को एक घूर्णक में 120 खांचे हैं और मशीन में कुल 8 ध्रुव हैं, इसका खांचा लगभग कितना होगा? इसका खांचा लगभग कितना होगा, यानी कि स्लॉट एंगल कितना होगा? तो स्लॉट एंगल के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है स्लॉट एंगल। स्लॉट कोण बराबर होगा 180 अंश गुणे पोल बटा स्लॉट की संख्या बटा स्लॉट की संख्या। तो यहां से आप देखिए ना, स्लॉट कोण क्या है? स्लॉट कोण कितना आ रहा है आपका? स्लॉट कोण बराबर 180 अंश गुणे पोल कितने दे रखे हैं? 8 पोल, है ना। और स्लॉट की संख्या कितने हैं? 120 खांचे हैं, 120 ये हो गया। तो देख लीजिए आप कितना आता है, 4 दूना 8, 4 3 12, है ना, 12 ही आएगा लगता है। 8 अठाई 64, 8 शून्य 0, 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 14, 144, 0, 120, ये कट गया 12 बरहम 144, तो 12 कितना हो गया? 12 डिग्री, है ना।
ये रही। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना मेरे भाई, तो इतना आसान हो जाता है आपके लिए, न्यूमेरिकल इतना आसान हो जाता है, बस आपको गुणा गणित करने का तरीका पता होना चाहिए, माध्यम, है ना। और आपको ऐसा नहीं, पहाड़ा भी याद होना चाहिए, 20, 25, 30 तक का पहाड़ा भी याद होना चाहिए, टाइम इसमें से बचता है। एसी तथा डीसी प्रत्यावर्तक के एक प्रमुख समानता यह होता है कि, क्या समानता होता है, आपको पता है भाई कि चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, है ना, दोनों के दोनों फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और शुरू में ही मैंने आपको क्लियर करा दिया था कि प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली युक्ति हमेशा एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, है ना। कंफ्यूज होने वाला छात्र बड़े आराम से कंफ्यूज हो सकता है यहाँ से। एक 4 ध्रुव प्रत्यावर्तक को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का आवधिक काल कितना होगा। आवधिक काल कितना होगा, यानी कि 1500, 4 ध्रुव है 1500, तो वही 20 मिली सेकेंड होगी। देखिए मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ कि 20 मिली सेकेंड होने वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्तक को किसी प्रयोगशाला में अलग अलग प्रकार के भार संयोजित हैं। एक प्रत्यावर्तक में यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लोड पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहां से आप देखिएगा कि जैसे कि R है ना, जैसे कि ये आपका क्या है, ये R फेज है, यहां पर 0 डिग्री एंगल पर है ना, 0 डिग्री पर क्या है ER, और Y यहां पर है, Y यहां पर है EY, ये माइनस के 120 डिग्री पर है ना, और B यहाँ पर है, ये क्या है, ये प्लस का 120 डिग्री पर है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि RYB इस सीक्वेंस में चलता है, ये है ना, RYB इस सीक्वेंस में। अब ये क्या कर रहा है, R Y के जगह B रख दे रहा है Y के जगह B रख दे रहा है ना, यहाँ पर Y है तो यहाँ पर क्या रख दिया, B रख दिया, तो B निगेटिव में चला गया, B निगेटिव में चला गया। जबकि मैंने आपको क्या यहाँ पर दिखाया था, मैंने यहाँ पर ये दिखाया था कि भाई ये R, ये Y, ये B, है ना, यानी कि ये है R, ये निगेटिव में है Y, और ये पॉजिटिव में है B, है ना, पॉजिटिव में B। तो अब Y के जगह पर इन्होंने क्या रख दिया, B रख दिया, यानी कि B अब निगेटिव में आ गई। B निगेटिव में आते ही फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, फेज सीक्वेंस, फेज एंगल चेंज हो जाएगी। फेज एंगल चेंज होने से लोड पर फर्क पड़ेगा, इसलिए 3 कलीय मोटर का लोड प्रभावित होगा, है ना, मोटर का लोड प्रभावित होगा। हम मोटर के गति को कैसे परिवर्तित करते हैं, किन्हीं 2 फेज को आपस में परिवर्तित कर देते हैं जिससे घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाती है। एक विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर किस तरह के स्थापित होते हैं, किस तरह से स्थापित होते हैं, किस तरह से स्थापित होते हैं, तो स्थिर आर्मेचर वाला है। पता है क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करना है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि 33,000 वोल्ट तक हमें पावर जनरेट करना है। ये ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आर्मेचर में बहुत ज़्यादा वाइंडिंग यानी कि टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वोल्टेज लपेटे जाएंगे। और टर्न्स की संख्या ज़्यादा करने का मतलब कि आर्मेचर का साइज ज़्यादा होना चाहिए, और आर्मेचर का साइज ज़्यादा हो गया तो उसको हम घुमा नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए हम स्थिर आर्मेचर नहीं घुमा पा रहे हैं, इसलिए आर्मेचर कैसा है हमारा, स्थिर है। स्थिर आर्मेचर वाला हम विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर स्थापित करते हैं जो या तो स्टार में होते हैं या फिर ये डेल्टा में संयोजित होते हैं, या तो डेल्टा में संयोजित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर आर्मेचर, है ना। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मूलतः रोटर की घूर्ण गति पर डिपेंड करता है, या उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर, या टर्मिनल वोल्टेज पर, या एक्साइटेशन पर। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, समझिए ये जो आर्मेचर प्रभाव होता है, आर्मेचर प्रभाव कुल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है ये क्रॉस चुंबकन होता है ना, समझिएगा कैसा होता है,
क्रॉस चुंबकन, और दूसरा विचुंबकन, है ना, और फिर होता है चुंबकन। तो इन सब में एक सिमिलरिटी ये है, इन सभी में एक सिमिलरिटी ये है कि ये क्या कर देते हैं, जो टर्मिनल पर वोल्टेज होता है ना, इसको कम कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, टर्मिनल पर वोल्टेज को कम कर देते हैं। क्योंकि फ्लक्स, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है ना, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है मेरे भाई, और रोटर का फ्लक्स, इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों, इन्हीं दोनों के बीच का एक गेम है आर्मेचर रिएक्शन। क्योंकि आर्मेचर में जो मेन फ्लक्स है, उस फ्लक्स में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी आर्मेचर के कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और वो टर्मिनल तक जा रहा है। अगर आर्मेचर का मुख्य फ्लक्स ही कम हो गया तो फिर उत्पादित फ्लक्स का मान का, उत्पादित वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। जो वोल्टेज उत्पन्न होकर के टर्मिनल तक जा रहा है, तो अगर कम उत्पन्न ही होगा तो टर्मिनल पर भी कम जाएगा। इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्मेचर रिएक्शन होने से, कि टर्मिनल पर वोल्टेज जो पहुंच रहा है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि उत्पन्न ही कम हुआ है। और किस वजह से कम उत्पन्न हुआ है, आर्मेचर प्रभाव की वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अल्टरनेटर के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि कौन सी है। समन्वय का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनाइजिंग, है ना। तो टेस्ट लैंप विधि नहीं, टेस्ट लैंप विधि नहीं, ग्राउलर नहीं, इसे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये सब चेक करते हैं आर्मेचर का, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि होगा। ये डायग्राम भी आपके सामने है, ये अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि सिंक्रोनाइजिंग आपकी मशीन हो चुकी है। पता ऐसे चलेगा कि इसमें जो डार्क और ब्राइट लैंप विधि का मतलब क्या है समझिएगा। इसमें ब्राइट की, है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए ये जो बस बार है ना, RYB की जो बस बार है, ये सिंक्रोनाइजिंग स्विच जो है, सिंक्रोनाइजिंग स्विच यहाँ पर है। सिंक्रोनाइजिंग स्विच से ऊपर RYB 3 तार निकाले गए हैं जो कि लैंप से कनेक्ट है, और यहाँ पर नीचे आकर फिर से इसी स्विच के माध्यम से कनेक्ट हो जा रहे हैं दूसरे साइड में, आउटगोइंग में ना। तो यहाँ पर जो ब्राइट और डार्क लैंप का खेल है उसको समझिएगा। ब्राइट का मतलब क्या है, ब्राइट और डार्क का मतलब ये है कि इसमें लैंप की कितनी लड़ियां हैं, लैंप के 3 सेट है ना। लैंप के कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, लैंप के 3 सेट। ब्राइट साइड कितने हैं, ब्राइट के कितने हैं, 2 लैंप सेट, 2 लैंप सेट, और डार्क का 1 लैंप सेट, 1 लैंप सेट, ठीक है। ब्राइट वाला जो है ये R के साथ कनेक्ट है और Y के साथ कनेक्ट है, यानी कि अगर सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगी तो जो ब्राइट लैंप है, यानी कि 2 लैंप सेट हैं, ये क्या हो जाएंगी, ये ब्राइट हो जाएंगी, यानी कि जलने लगेंगी, ठीक है। और जो B फेस में लैंप लगा हुआ है, लैंप का 1 सेट है, वो सेट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, यानी कि बुझ जाएगा। क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। दोबारा समझिए डार्क और ब्राइट का, कि मतलब कि जो ब्राइट वाली लैंप की लड़ी है ये R फेज और Y फेज में लगी है। जब सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगी तो ये दोनों लैंप जलने लगेंगे। और जो डार्क वाली लैंप का 1 सेट है वो B फेज के साथ कनेक्ट है, और जब सिंक्रोनाइजिंग मशीन हो जाएगी तो ये डार्क हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारी मशीन जो है ये सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो सिंक्रोनाइजिंग को पता करने के लिए हम इस प्रणाली का यूज करते हैं। 2 अल्टरनेटर में समन्वय स्थापित करने के बाद, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग स्थापित करने के बाद, एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर भार शिफ्टिंग के लिए, यानी कि लोड शेयरिंग की बात करी जा रही है, भार शिफ्टिंग के लिए रनिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, या इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, या इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई कम की जाती है, घटाई जाती है। सवाल है कि 2 अल्टरनेटर में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्टिंग के लिए, लोड शिफ्टिंग करेंगे तो फिर देखिए फ्यूल तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, फ्यूल बढ़ाई जाती है। आंसर क्या होगा आपका, कि फ्यूल बढ़ाई जाती है।
लास्ट सवाल जो है आपके इस मैराथन का कि 3 कला प्रत्यावर्तित के तुल्यकालन के लिए जब सर्व अदीप्ति लैंप विधि प्रयोग की जाती है तो लैंप एक ही समय पर अदीप्ति नहीं होते हैं। ये सही बात है ना। अदीप्त लैंप विधि में यानी कि डार्क लैंप विधि में एक ही समय पर अदीप्त नहीं होते हैं, किंतु विभिन्न समय पर होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं। प्रयुक्त लैंप समान वाट के होते हैं और समान वोल्टेज के होते हैं। लैंप संयोजन की जांच की गई और सही पाया गया। यह निम्नलिखित में से किसी एक कारक में अंतर के कारण है, उसे पहचान कीजिए। वोल्टेज के कारण ऐसा हो रहा है, या स्पीड के कारण, या फेज अनुक्रम या आवृत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा तब होता है जब फेज अनुक्रम सही नहीं होता। फेज अनुक्रम जब सही नहीं होता ना, उस केस में ऐसा होता है ना। आवृत्ति का ये मामला नहीं है, यह मामला किसका है? कला अनुक्रम का है, फेज सीक्वेंस का है ना। फेज अनुक्रम का है, फेज सीक्वेंस का है। ठीक है, तो ये रहे टोटल प्रत्यावर्तक के 54 सवाल और सभी सवाल का जो जवाब है वो आप तक पहुंच चुका है। अब इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूं कहां पर मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ को शेयर करते रहते हैं, और कोई नोटिस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया वैकेंसी की, तो वहाँ पर भी हम शेयर करते रहते हैं। और टेलीग्राम पे तो 100% शेयर करते हैं। जैसे ही हमारा क्लास ख़त्म हुआ बस कुछ मिनटों बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है ना। तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी अब जो शुरू में मैंने आपसे जो बातें कही थी, अपने दिल की बातें, मन की बातें, उसको याद करिए और अब फीडबैक दीजिए कि ये सेशन कैसा लगा आपको, ये क्लास कैसा लगा आपको, इसमें जो सवाल थे उसका लेवल कैसा था और जो इसमें कंटेंट थे उसका लेवल कैसा था, है ना। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा इसका जो कंटेंट है वो। तो इसी बात पे शेयर कर दीजिए अपने दूसरों दोस्तों तक, और सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बाकी अगला जो हमारा मैराथन सेशन है वो आपको कल सुबह पता चल जाएगा कि हम किस टॉपिक पर अगला मैराथन लेने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी अपने लफ्ज़ों को यहीं पर अल्प विराम देना चाहूँगा। नॉन स्टॉप मैराथन क्लास दोस्तों 1.5 से 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। बाकी मुलाकात होगी फिर से हमारी और आपकी अगले सेशन में। तब से मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।